जय हिंद दोस्तों। आज टीम मॉर्निंग मॉन्क दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आपके पास आया है। पहली, 8 सीपीसी की वेबसाइट ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दी है। और दूसरी, एक मैसेज सर्कुलेट हो रही है जिससे ये पता चलता है कि आर्मी ने अपने 8th पे कमीशन के लिए जो भी उनका सुझाव था उन्होंने सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या है ये वेबसाइट और क्या है आर्मी के दिए हुए सुझाव फॉर 8th पे कमीशन। हमने बताया गवर्नमेंट ने 8th सीपीसी के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दिया है। उसकी एड्रेस है www.hcpc.gov.in। इस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है क्वेश्चन पार्ट। उसमें कुछ सुझाव मांगे हैं गवर्नमेंट ने, जिसकी लास्ट तिथि है 16 मार्च। उससे पहले आपको उसमें लॉगिन करके अपना सुझाव जो भी कोई क्वेश्चन है आपके हिसाब से जो सही लगता है वो आप सुझाव दे सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी फौजी भाइयों से, फौजी फ्रेटर्निटी से, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायर्ड हैं, सभी को कि वो अपना सुझाव जरूर दे ताकि गवर्नमेंट को आसानी हो फाइनल 8 सीपीसी को फॉर्मुलेट करने में। उसके बारे में दोस्तों एक मैं और अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन में आपको क्या कैसे भरना चाहिए, क्या भरना चाहिए। और एक ड्राफ्ट हम लोग क्वेश्चन का सुझाव भी हम देंगे आपको दोस्तों। फिलहाल हम दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो फोकस करते हैं आर्मी के द्वारा सबमिट की हुई रिकमेंडेशंस फॉर 8th पे कमीशन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है आर्मी द्वारा सबमिटेड रिकमेंडेशंस। आर्मी ने कुछ 14 रिकमेंडेशन सबमिट किए हैं। आइए जानते हैं उन रिकमेंडेशंस के बारे में दोस्तों। तो पहली रिकमेंडेशन दोस्तों एमएसपी एमएसपी को इंक्रीज करने की रिकमेंडेशंस की गई है। दूसरी है दोस्तों सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी, अगेन इसको भी इंक्रीज करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई है। थर्ड है दोस्तों ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन दोस्तों 30% ऑफ लास्ट पेड ऑन होता है, उसको भी इंक्रीज करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई है आर्मी के द्वारा। ये सभी जवानों को डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। फोर्थ है दोस्तों लीव एंकैचमेंट। एज ऑफ नाउ 300 डेज हम लीव एंकैचमेंट कर सकते हैं अपने पूरे टेन्योर में, उसे भी इंक्रीज करने की प्रावधान दी गई है इस बार। नेक्स्ट दोस्तों डायरेक्ट एंट्री जेसीयूज की, जो लेफ्टिनेंट कर्नल तक प्रमोशन ले सकते हैं। उसके बाद स्किल बैंड के लिए भी एक रिकमेंडेशन है दोस्तों। और एक एमएससीपी को भी जो टेन्योर है उसको इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए भी एक सुझाव दी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों अलाउंसेज, जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में है उसके तरह तहत पे कुछ आर्मी या नेवी या एयरफोर्स आर्म फोर्सेज में भी कुछ वैसे अलाउंसेस इंट्रोड्यूस करने की बातें की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑटोमेटिक पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन, उसकी बातें की गई है। सरल अलाउंसेस जितने भी है उनको सरल बनाने की एक प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है इसमें। टेक्निकल पे फॉर ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के को और अट्रैक्टिव बनाने की बातें की गई है। और रिक्रूटमेंट एज सभी के लिए सेम करने की बातें की गई दोस्तों। और फाइनली दोस्तों सिविल के जो ऑफिसर्स हैं उनके इक्विवेलेंट आर्मी के ऑफिसर्स को कहीं ना कहीं लाने की कोशिश की गई है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं विस्तार में एक एक पॉइंट पे। रिकमेंडेशन है वो है मिलिट्री सर्विस पे। 7th पे कमीशन के हिसाब से दोस्तों जो एमएसपी है वो सभी को पता है, ऑफिसर्स के लिए 15,500 रुपीज है, एमएनएस के लिए 10,800 रुपीज है, एंड जवान्स के लिए 5,200 रुपीज है। तो दोस्तों इस 8th पे कमीशन में आर्मी ने जो रिकमेंडेशन दी है दोस्तों कि वो चाहते हैं कि ऑफिसर्स के लिए एमएसपी इस टाइम अराउंड 30,000 हो जाए, एमएनएस के लिए वो 21,000 रिकमेंड की गई है, एंड जेसीयूज के लिए 18,000, और वहीं एनसीओ और अदर रैंक्स के लिए ये 12,000 रिकमेंड की गई है। दोस्तों आपको पता होगा लास्ट 7th पे कमीशन में भी काफी इस पे गहमा गहमी हुई थी जवानों और अफसोस के बीच में कि ये एमएसपी सभी के लिए एक ही होना चाहिए, क्योंकि सेम कंडीशन में सभी लोग काम करते हैं तो एमएसपी में डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। हाउएवर आर्मी ने ये रिकमेंडेशन दिया है, जो कि सूत्रों से पता चल रहा है कि उन्होंने ऑफिसर्स के लिए 30,000, एमएनएस के लिए 21,000, जेसीयूज के लिए अगेन 18,000 एंड अदर रैंक के लिए 12,000 रिकमेंडेशन जो है दोस्तों वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी। आप सभी को पता है 7th पे कमीशन के हिसाब से जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलती है वो है 2,812 रुपीज पर मंथ, जो कि एनुअली 34,000 रुपीज अमाउंट करती है। वहीं हॉस्टल सब्सिडी जो है दोस्तों 8,438 रुपीज है, जो कि एनुअली 1 लाख के आसपास होती है दोस्तों। ये 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी। इस बार की जो रिकमेंडेशन है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बढ़ाकर की गई है। रिकमेंडेशन जो आर्मी द्वारा भेजी गई है उसके हिसाब से दोस्तों जो एग्जिस्टिंग 7th पे कमीशन की चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस थी और जो हॉस्टल सब्सिडी थी उसमें 1.5 का फैक्टर डाला गया है। और उसके हिसाब से दोस्तों जो मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आती है वो एस ग्रुप ऑफ सिटीज के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 4218 आती है और हॉस्टल सब्सिडी अराउंड 12,657 रुपीज आती है दोस्तों। वहीं आर्मी ने ये रिकमेंड किया है कि एक्स सिटीज में महंगाई थोड़ी ज्यादा रहती है तो वहां पर 45% इंक्रीज की रिकमेंडेशन किया है, जो कि 6,116 रुपीज आती है और हॉस्टल सब्सिडी 18,352 रुपीज आती है। और वाई सिटीज के लिए 5,485 जिसमें 30% इंक्रीज रिकमेंड किया है, जो कि 16,454 आता है हॉस्टल सब्सिडी की। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जस्टिफाइड मैं फील करता हूँ
क्योंकि बहुत सारी पोस्टिंग्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होती है, टायर 1 टायर 2 सिटीज में होती है, जहाँ की महंगाई काफी ज्यादा होती है और हॉस्टल रेट्स काफी हाई होते हैं। चिल्ड्रन के एजुकेशन अलाउंस वो उसको केटर नहीं कर पाते हैं, जो कि आजकल आप देखेंगे नॉर्मल से नॉर्मल स्कूल में क्लास 1 या 2 के बच्चों की फीस अराउंड 6,000 रुपीज होती है। तो कहीं ना कहीं इसको एट पार लाने की कोशिश की गई है, जो कि मैं सोचता हूँ कि काफी अच्छा सुझाव है आर्मी के द्वारा। फैमिली पेंशन में दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सुझाव आर्मी ने दिया है। अगर आप देखेंगे अभी तक जो फैमिली पेंशन होती थी दोस्तों, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, वो लास्ट पेड ऑन की 30% होती थी। बट इस बार आर्मी ने रिकमेंड किया है कि उस अमाउंट को 40% कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो रिटायर हो रहे जवान है उनके तरफ एक बहुत ही अच्छा निर्णय होगा, उनको एक अपना लाइफ डिग्निफाइड वे में लिव करने के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों, अगर ये सुझाव मनाई जाएगी। हालांकि एक लेटेस्ट न्यूज आप जानते होंगे दोस्तों कि अभी इस गवर्नमेंट ने डिसेबिलिटी पे भी टैक्स लगा रखा है, जो कि अनकॉल्ड फॉर था, जो कि सही नहीं था मेरे हिसाब से। बट अगेन अगर ये सुझाव गवर्नमेंट मानती है तो इट्स अ वेलकम डिसीजन। 30% पहले मिलती थी, अभी 40% अब लास्ट पे डाउन होगी, तो डेफिनेटली सभी सोल्जर्स की पेंशन बढ़ेगी। तो अगर ये सुझाव मानी जाती है तो अगेन लीव एंगेजमेंट पर दोस्तों आर्मी ने ये सुझाव दिया है कि जब हम लोग सर्विस में थे दोस्तों, तो हमारा मतलब टोटल जो लीव एंगेजमेंट अलाउड था वो 300 डेज थी। बट अभी उसको रिकमेंड किया गया है आर्मी के द्वारा कि वो जो टोटल नंबर ऑफ डेज है वो 450 डेज कर दी जाए, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स अर्ली रिटायर होते हैं, तो उनके लिए मतलब वो फायदा ले नहीं पाते हैं। और अगर कोई लेट भी रिटायर होता है तो उन दोनों में थोड़ा सा जस्टिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों। तो अगर 450 डेज हो लीव, बहुत सारे लोग ले नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोगों का लीव एक्सपायर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं बचता लीव लेने के लिए। और कंडीशन ऐसे होते हैं कि जिसमें बार बार लीव ले नहीं सकते हैं। आपको पता हो आर्मी ने भी एयरफोर्स की जो कमिटमेंट है वो टॉप लेवल की होती है। तो जो लीव एंगेजमेंट है दोस्तों वो 300 डेज से 450 डेज को रिकमेंड किया गया है। सिमिलरली जो एलडीसी के लिए हम लोग लीव एंगेजमेंट पहले करते थे 60 डेज, उसे 120 डेज करने की सिफारिश की गई है। इस मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन पे आर्मी ने बहुत ही अच्छा एक सुझाव दिया दोस्तों। अगर आपको पता हो दोस्तों, 7th पे कमीशन में एमएससीपी अराउंड 8 ईयर्स, 16 ईयर्स और 24 ईयर्स ऑफ सर्विस पे मिलती थी। बट इस बार आर्मी ने ये रिकमेंड किया है कि एमएससीपी अराउंड 6 ईयर्स, 12 ईयर्स और 18 ईयर्स हो। अगेन ये बहुत ही अच्छा सुझाव है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग आर्मी के भी, नेवी के भी, एयरफोर्स के भी 20 ईयर्स में रिटायर होते हैं, तो एटलीस्ट वो 3 प्रमोशंस लेके जाएंगे अगर वो रिटायर होते हैं 20 ईयर्स में। तो मिनिमम मैं चाहता हूं कि ये रिकमेंडेशन तो बहुत ही लाजवाब रिकमेंडेशन है, ये होना भी चाहिए ताकि सोल्जर्स को बेनिफिट हो एमएससीपी का। 3 प्रमोशन एटलीस्ट उनको मिले अपने पूरे कैरियर में, और वो 3 प्रमोशन लेने के बाद ही रिटायर हो दोस्तों। मैंने एक और अच्छा रिकमेंडेशन दिया है दोस्तों, वो है स्किल बैंक बनाने की। आपको अगर याद हो दोस्तों, तो 7th पे कमीशन में रिकमेंडेशन या जो इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, ये थी कि एस ग्रुप के जो लोग हैं उनको 3,600 रुपीज मिलेगी, एंड सिमिलरली वाई ग्रुप को 6,200 रुपीज मिलेगी। ये अगेन बाइफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अचीविंग क्वालिफिकेशन था। जो लोग डिप्लोमा होल्डर्स थे, करते थे, उनको 6200 रुपीज मिलती थी, और जो नॉर्मल कोई कोर्स कर पाते थे उनको 3,200 रुपीज थी। बट अगर देखा जाए दोस्तों, अगर ये मेरा पर्सनल भी मानना है कि जब मैं नेवी में था तो जो लोग नॉन टेक कैडर के भी थे, उनका भी काम ऑलमोस्ट टेक्निकल ही है। तो इस बार आर्मी ने रिकमेंड किया है कि वो स्किल बेस्ड होना चाहिए, ना कि टोटली ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वेटेज तो होना ही चाहिए, बट नेचर ऑफ ड्यूटीज के ऊपर भी ये बाइफिकेशन होना चाहिए। और मैं देखता हूँ जैसे नेवी में दोस्तों कि मैक्सिमम जो शिफ्ट में होते हैं, वो जो नेचर होता है वो हाईली टेक्निकल ही होता है। तो ये डिफरेंशिएशन एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में अराउंड 3,200 रुपीज और 3,600 रुपीज एंड 6,200 रुपीज का मुझे पर्सनली जस्टिफाइड नहीं लगा, और इसमें काफी अच्छा सुझाव दिया है आर्मी ने अगेन। दोस्तों डाटा के हिसाब से आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स की बहुत कमी है। उसके अगेन रीजंस है बहुत सारे। एक तो जो ऑफिसर्स की सिलेक्शन थ्रू एसएसबी होती है, उसका सिलेक्शन रेट बहुत ही कम है। अगेन आर्मी ने अपना एसएससी स्कीम कर रखा है, सिमिलरली नेवी ने CWHET स्कीम कर रखा है, बट अगेन द इंटेक ऑफ ऑफिसर्स इज सब्सटेंशियली लो। तो उसको कहीं ना कहीं उस गैप को फुलफिल करने के लिए इस बार आर्मी ने रिकमेंड किया कि डायरेक्ट एंट्री जेसीयूज की जानी चाहिए। और उसके कुछ हाईलाइट्स है दोस्तों। ये रिक्रूटमेंट जो जेसीयूज की होगी वो ऑन ट्रायल बेसिस होगी फॉर 5 ईयर्स। दूसरी होगी दोस्तों कि ये वही कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे जो लोग एसएसबी क्लियर कर रखे हैं, बट उनका कोई किसी कारण से उनका मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया।
तो उनको सिलेक्ट की जाएगी और वो एक बार फौज में आने के बाद दोस्तों 8 ईयर्स के बाद उनको फिर से वो एसएसबी क्लियर करके कमीशन होने की उनको दिया जाएगा मौका, और ताकि वो फिर से कमीशन हो जाए, और ये कमीशन होकर अराउंड लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक प्रमोट हो सकते हैं। और इनकी जो सर्विस होगी दोस्तों अराउंड 57 ईयर्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर ये ट्रायल बेसिस पे फॉर 5 ईयर्स, देखते हैं कितना फ्रूटिफाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अलाउंसेस लाइक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। अगर आप सीएपीएफ में देखें दोस्तों, बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो कि हमारे आर्म फोर्सेज में नहीं है। हार्डशिप अलाउंस वन ऑफ देम है। तो इस बार की रिकमेंडेशन आर्मी ने किया कि उनके तहत जो उनको जिस तरह से की अलाउंसेस अलग अलग मिलती है, उस हिसाब से आर्म फोर्सेज में भी अलाउंसेस इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक पे फिक्सेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बार प्रपोज की गई है दोस्तों। आपको अपने अपने सर्विस टेन्योर में जो लोग अभी सर्विस में हैं या जो लोग रिटायर हुए होंगे, वो रिकॉल कर सकते हैं कि प्रमोशन होने के बाद बहुत ही एक टाइसम प्रोसेस होता है। आपको जेन फॉर्म साइन कराना है, फिर आपको सीडीए को भेजना है, फिर वो अपडेट होते होते 1-2 महीना टाइम लग जाता था। कभी कभी डॉक्यूमेंट्स अगर लॉस्ट भी होती है तो काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था दोस्तों। और एट अ टाइम बहुत सारे लोगों का शिफ्ट मान लीजिए सेलिंग पे चला गया 2-3 महीने के लिए, और इन बिटवीन उनका प्रमोशन होता था, तो प्रमोशन अपडेट होने में काफी टाइम लगती थी। तो इस बार ये रिकमेंडेड की गई कि ऑटोमेटिक पे फिक्सेशन होना चाहिए प्रमोशन पे, और डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा मिनिमाइज की जाएगी। जैसे जो कोई प्रमोट होता है तो सेम टाइम उसका वो अपडेट हो जाना चाहिए। सेल्फ रिकमेंडेशन में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि नंबर ऑफ अलाउंसेस अलग अलग टाइप के थे, कुछ सैकड़ों अलाउंसेस थे। तो इस बार का आर्मी का ये रिक्वेस्ट है कि अलाउंसेस को थोड़ा सा सब्ज्यूम करके थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाइड बनाया जाए। बहुत सारे अलाउंसेस के बारे में किसी को पता ही नहीं रहता कि कितने टाइप का अलाउंस है, क्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो इस बार अलाउंसेस को क्लब करके थोड़ा सिंप्लीफाइड करने की, सरल अलाउंसेस करने की, ये भी एक रिकमेंडेशन है। जो टेक्निकल ऑफिसर्स को मिलती थी दोस्तों, उसके बारे में भी रिकमेंड किया इस बार आर्मी ने। डेफिनेटली उसको इंक्रीज करने के लिए रिकमेंडेशन है। तो ये एक पॉइंट है, पहले से भी उनको मिलती थी, बट टेक्निकल पे पैरिटी विद रिस्पेक्ट टू सिविल काउंटर पार्ट्स उतनी नहीं थी, तो इसके बारे में भी रिकमेंड की गई है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री होती है आर्म फोर्सेज में, वो है शॉर्ट सर्विस कमीशन। अगेन वो 14 ईयर्स 15 ईयर्स के लिए आते हैं दोस्तों, आर्म फोर्सेज में सर्विस देते हैं। उनमें से काफी लोग परमानेंट कमीशन के लिए रिकमेंड भी होते हैं, बट बहुत सारे लोग नहीं होते रिकमेंड और उन्हें सर्विस छोड़नी पड़ती है। तो ये जो स्कीम थी दोस्तों वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, इससे बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते थे आर्म फोर्सेज को टेकअप करने के लिए। तो इस जो स्कीम है शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की गई है, सो दैट ये इट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव, और ये देश के नौजवानों को अट्रैक्ट कर सके आर्म फोर्सेज एज ए कैरियर टेकअप करने के लिए। आर्मी के रिकमेंडेशन में रिटायरमेंट एज की भी बात की गई है। अलग अलग कैडर में, अलग अलग के ग्रुप्स में रिटायरमेंट एज में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है। तो रिटायरमेंट एज को कहीं ना कहीं सभी के बराबर करने की, और कुछ एक जगह कुछ इंक्रीज करने के लिए भी रिकमेंडेशन की गई है आर्मी के द्वारा। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि सिमिलरिटी इन पे पैरिटी बिटवीन डिफेंस एंड सिविल काउंटर पार्ट्स। एक जद्दोजहद खींचतान बहुत दिनों से चलती आ रही है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के टॉप लेवल ऑफिसर्स और आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स में कि आर दे इक्विवेलेंट, या कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कहीं ना कहीं एक पैरिटी ड्रॉ करने के लिए इस बार रिकमेंड की गई है, ताकि मतलब सिविल के ऑफिसर्स जाने की डिफेंस के ऑफिसर के क्या इक्विवेलेंसी है उनके रैंक के हिसाब से। सिमिलरली डिफेंस के ऑफिसर्स के लिए भी वो मतलब वाइस वर्सा है। तो ये थी दोस्तों कुछ आर्मी की सुझाव जो कि हाईलाइट किया मैंने। अगेन सारे पॉइंट्स काफी थॉट ओवर प्रोसेस है, और अच्छे से सोचे समझे पॉइंट्स है ये। अगर ये इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट, तो इस वो रियली सभी के लिए अच्छा होगा। खासकर जो पेंशन की बातें है दोस्तों, जो नॉर्मल जो पेंशन जा रहे हैं उसको, अगर उसको 30 से 40% की गई, तो ये सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। टीम वॉरियर मॉन्क की तरफ से ये बहुत ही छोटी सी पहल थी कि हम आपको 8 पे कमीशन के बारे में यार छोटी छोटी अपडेट दें। हमारा एक छोटा सा फैमिली है, अगर आपका कोई भी रिकमेंडेशन हो दोस्तों, तो प्लीज आप कोई टॉपिक पे चाहते हो हम वीडियो बनाए, तो हमें प्लीज मैसेज कीजिए। डेफिनेटली टीम वॉरियर मॉन्क इसके ऊपर वीडियो बनाएगी। हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिससे अपने फौजी भाइयों को काफी हेल्प हो सके, चाहे वो सीएसडी से कार लेना हो, या फंड में पैसे कितना कटवाना चाहिए, या फिर क्या क्या कैरी स्कीम है रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे हम हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे आगे भी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो अपने साथी भाइयों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सिंपल सा लाइक हमारा हौसला अफजाई करेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।